हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसान आंदोलन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। किसान स्वाभिमान सम्मान एवं न्याय आंदोलन। दुनिया किसी बड़े आदमी ने कहा है कि कृषि से बढ़कर स्वाभिमान का कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि हम अपना खाना खुद उगाते हैं। बाकी कोई भी हम काम करें तो किसी और का उगाया हुआ खाना हम खाते हैं, और इस तरह से कोई भी किया गया काम एक तरह का बिचौलियापन है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं उगा सकते बल्कि किसी और के उगाए हुए खाने को हम खाते हैं। दोस्तों, किसानों की हालत ये है कि वो लगभग महीने का एवरेज 6,000 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि 80 to 90% किसान 2,000 से 8,000 रुपए के बीच में हर महीना कमाते हैं। ये सब सरकारी और प्राइवेट डाटा में जो बेस्ट डाटा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। एवरेज 6,000 रुपये महीना कमाते हैं, और इसका मतलब 80 to 90% किसान 2,000 से 8,000 रुपए के बीच में कमाते हैं। तो फिर देन वाई फार्मिंग? तो लोग खेती करते क्यों हैं? क्योंकि वो किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकते, वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, और इसीलिए वो खेती करते हैं ताकि उनका स्वाभिमान जिंदा रह सके। सरकार क्या क्या करती है किसानों के लिए? सबसे पहले वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा आपकी फसल तो इस कीमत पर, कम से कम कीमत है बट इस कीमत पे सरकार खुद खरीद लेगी। लेकिन एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पे मिलती है। सिर्फ जितने भी फसल उत्पादन होते हैं उसकी सिर्फ 6% केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के एमएसपी पे खरीद करती है, और ये सारी खरीद एपीएमसी मंडियों के तहत होती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी फॉर्मूला। स्वामीनाथन कमीशन एक कमीशन बना था दोस्तों किसानों के ऊपर, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इसके ऊपर एक भारत सरकार ने कमीशन बनाया था जिसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन। उसके रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसपी का फॉर्मूला तय किया जाता है उसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड है A2, कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स। जैसे मान लीजिए कि किसी को भी खेती करनी है तो वो अगर बीज खरीद के लाएगा, कीटनाशक खरीद के लाएगा, कृषि पे खर्च करेगा, तो और इसके अलावा मान लीजिए कि बहुत सारे काम जैसे धान की कटाई करते समय वो लोग क्या करते हैं कि एक हिस्सा जो लोग काटते हैं उनको दे देते हैं। तो कैश और काइंड एक्सपेंस जो एक किसान खेती करने समय खर्च करता है उसको जोड़ करके A2 बनता है। उसके अंदर उसकी और उसके परिवार के लोगों की मेहनताने को जब आप जोड़ देते हैं कि जब वो खेती करने में जो उसने खर्च किया उसके अलावा जो उसके फैमिली के लेबर उसमें इंक्लूड हुआ, तो उस फॉर्मूला को स्वामीनाथन कमीशन ने A2 प्लस FL का फॉर्मूला दिया है। A2 पुराना वाला फॉर्मूला और FL मतलब फैमिली लेबर उसमें जोड़ दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे किसान जो 90% किसान हैं उनके पास खुद का खेत नहीं होता, तो वो रेंट पे, पट्टे पे खेत लिया करते हैं। इसके अलावा जो वो लोग पूंजी उठाते हैं, कैपिटल, उसका इंटरेस्ट चुकाना होता है, उसका ब्याज चुकाना होता है, और 60% लोग मनी लेंडर्स, साहूकारों से ब्याज लेते हैं, और वो 3% से 6% महीना, मतलब 36% से 72% सालाना उनका खर्च बनता है। तो C2 में जब आप C2 फॉर्मूला में इन दोनों चीज़ों को भी जोड़ दिया जाता है, जो पूंजी पे उसका ब्याज लगा उसको भी, और जो ज़मीन का रेंट उसने दिया उसको भी जोड़ दिया जाता है, तो C2 हो जाता है। अभी जो केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है वो A2 प्लस FL पे करती है, फैमिली लेबर को इंक्लूड करती है, लेकिन किसानों का डिमांड है कि C2 पे दिया जाए। C2 प्लस 50% ऑफ C2 किसानों का डिमांड है कि जो उनकी लागत बनती है उसको C2 पे कैलकुलेट किया जाए, और उस पर कम से कम 50% उनको प्रॉफिट दिया जाए। जैसे उनकी लागत अगर 1 कुंटल गेहूं को बनाने में अगर 1,000 रुपये पड़ती है तो वो 1,500 रुपये डिमांड कर रहे हैं। राष्ट्र, आखिर देश और राष्ट्र जो है वो किसानों के ऊपर इतना खर्च क्यों करता है, उनको इतना सहायता क्यों करता है? इसका उत्तर ये है कि राष्ट्र किसानों की कोई सहायता नहीं करता, बल्कि किसान राष्ट्र को बनाते हैं, उनको सस्ते दाम पे अनाज खिला करके। क्योंकि बाकी सारा काम आप करते हैं, ऑल अदर प्रोफेशंस, वो सभी अपना कॉस्ट वो खुद ही डिसाइड करते हैं। अगर आप वकील हैं तो आप अपनी फीस खुद डिसाइड करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं अपनी फीस खुद डिसाइड करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फीस खुद डिसाइड करते हैं, इंजीनियर अपनी फीस खुद डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से किसान अगर अपना प्राइस खुद से डिसाइड करने लगे तो जो 90% 80% लोग हैं वो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अगर आलू की कीमत किसान खुद से डिसाइड करके अगर 100 रुपये लेने लगे तो मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो आलू 200 रुपये का हो जाएगा, और फिर सभी लोग उस आलू को नहीं खा सकेंगे। और इसी तरह से सारी फसलों के लिए है। तो जो किसानों का अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्राइस है वो या तो अनौपचारिक तरीके से या औपचारिक तरीके से वो सेट किया जाता है कि वो इतना ज़्यादा ना हो जाए, ताकि भारत की जो 80 to 90% आबादी है जो 3,000 4,000 5,000 महीना कमा करके अपना जीवन यापन करती है, वो फिर खाना खा ही नहीं पाएंगे। भारत ऋषि प्लस कृषि।
भारत ऋषि और कृषि की सभ्यता का देश है। ऋषि का मतलब अध्यात्म की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि हर धर्म में हम अध्यात्म के रास्ते की बात करते हैं। तो ऋषि अध्यात्म और कृषि एग्रीकल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ। कृषि खेती जिंदगी जीने की एक पद्धति है, क्योंकि वो आपको प्रकृति के करीब रखती है और उसमें अध्यात्म जुड़ा हुआ है। तो ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, कम्युनिटी उसमें साथ में रहती है, गांव का जो हमारा सभ्यता है वो जिंदा है। अगर ऋषि और कृषि, अध्यात्म या कृषि, इन दोनों में से किसी एक को भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर देयर इज़ नो भारत, भारत ही नहीं रहेगा। मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स। किसानों की समस्याएं क्या क्या है? सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है वो है लैक ऑफ कैपिटल। उनको अपना खेती में काम करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। बहुत हद तक केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारों ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी 50 से 60% किसान दोस्त यार, रिश्तेदार या साहूकार, मनी लेंडर्स, इनसे पैसा उठाते हैं और ये पैसा कभी उधार ऐसे भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये पैसा ब्याज पे होता है और ये 3% महीना से 6% महीना, मतलब 36% से 72% के बीच में ब्याज होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी 10%, 15% प्रॉफिट निकालने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और किसान अगर 36% से लेकर 72% अगर इंटरेस्ट में पेमेंट करेगा तो उसको अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसको 46%, मतलब 60% प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी 10 से 15% की प्रॉफिट निकालना एक मुश्किल काम होता है। और इस तरह से किसान जो है अपने ही लिए हुए कर्ज के दबाव में दबता चला जाता है, और अंतिम में जाकर या तो उसकी ज़मीन जाती है या वो अपनी जान दे देता है। लैक ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके तहत आप कम कीमत पर अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खेती अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण तबाह हो जाती है और उसको किसी भी जगह पे साबित करना कोर्ट और कानून में बहुत मुश्किल काम होता है। प्लस किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसे कानून की इतनी जानकारी नहीं होती है जिसके कारण वो सिस्टम से जा करके अपना हक मांग सके। और इसके चक्कर में जो कंपनीज होती हैं, जब वो देने का बात आता है इंश्योरेंस उसके फसल के ऊपर, तो या तो वो देती नहीं है, और अगर नहीं देना होता है तो उल्टा कानूनी और कार्रवाई या फिर कंप्लेन करके एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल तरह के डिस्प्यूट्स में किसान को फंसा देती है। और ये दोनों ही किसान इस दोनों रास्ते पर लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ना हमारा भारत का किसान उतना पढ़ा लिखा है और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को कंपनीज के मुकाबले हैंडल कर सके। तीसरी जो सबसे बड़ी अभी खेती में समस्या आ चुकी है और बहुत तेज़ी से आने वाली है, जिसके कारण फसल भी बहुत भारत का क्या पूरे विश्व का बर्बाद होने वाला है, वो है प्राकृतिक आपदाएं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना है तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश के बारे में आपको पिछले साल क्या हुआ है ये बताता है। तो इसमें साफ बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेज़ी से आने वाली, 2-3 तरह की प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेज़ी से आने वाली हैं। जैसे कि अगर जहाँ बारिश होता था वहाँ बारिश नहीं होगा, और जहाँ बारिश नहीं होता था वहाँ बारिश हो जाएगा। होगा तो इतना कस के होगा कि बाढ़ आ जाएगा, नहीं होगा तो सूखा पड़ा देगा। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ही, जब होगा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल ही दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। और जहाँ होता था वहाँ नहीं होगा, जहाँ नहीं होता था वहाँ हो जाएगा। तो उसके कारण जो वहाँ की कृषि पद्धति है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इसके कारण जो किसान हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ेंगे खेती को करने में, अगर उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया गया राष्ट्र के अंदर। तो नेचुरल क्लाइमिटी, और ये पूरी दुनिया के लिए है, नेचुरल कैलामिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहा है, और इसके चक्कर में जो है खेती दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। बिजली गिरती है, उससे लोग मरते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2016-17 का तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। चौथी बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के यूएसपी होते हैं। एक साधारण किसान जो 2 से 3 हज़ार रुपये महीना कमाता है, ना उसके पास इतना पैसा है कि वो इक्विपमेंट्स खरीद सके, ना वो टेक्नोलॉजी पे खर्च कर सकता है, और ना ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है, अनटिल अनलेस बहुत सारे किसान एक साथ आकर के ये सारे काम अपने लिए करें। तो किसानों के लिए एक समस्या ये भी है कि उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, R&D नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 60 to 70% जो किसान हैं वो महिलाएं हैं। 60 वर्ष और 80 वर्ष की महिलाएं भी इसमें काम करती हैं, और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। खुद से अगर हल चलाना हो बहुत ही मुश्किल काम है। आप कभी करके देखिएगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन उन्हें वो काम रोज़ करना पड़ता है। तो इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी और R&D देने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक और समस्या है ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड लेबर। कृषि नॉर्मली का एक पारिवारिक पेशा बनकर रह गया है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड लेबर नहीं है।
उसके अलावा जो हमारा देश है उसमें बहुत ज़्यादा जातिवाद से ग्रसित है। जो लोग काम करने जाते हैं खेतों में उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो जो लेबर है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण भारत में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक और समस्या है मार्केट की समस्या। मार्केट की समस्या में वो किसान अपनी फसल को उचित जगह बेच नहीं पाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव में वो जिन लोगों को दे सकता है उसी को देता है, वही लोग आगे जाकर के उस फसल को बेचते हैं। उस किसान के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिस पे उन फसलों को बेच सके। इसके अलावा जो जमाखोरी, जब जिस चीज़ की फसल की पैदावार आती है उस समय जो जमाखोर होते हैं वो मार्केट में उतार देते हैं। मान लीजिए आलू की पैदावार आई है तो मार्केट में लोग आलू को उतार देते हैं, उसके कारण आलू का प्राइस डाउन हो जाता है, किसान मंडी में बेच नहीं पाता। फिर वही लोग उसी आलू को उसी किसान से सस्ते भाव में खरीद लेते हैं और फिर साल भर महंगा बेचते रहते हैं। तो होर्डिंग, प्राइस फॉल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो भारत के किसान अभी फेस कर रहे हैं। इसके अलावा समस्याओं की लिस्ट अभी बहुत ज़्यादा लंबी है। इस पर स्वामीनाथन कमीशन ने भी काम किया है, देश की बहुत संस्थाओं ने काम किया है, प्राइवेट सिविल सोसाइटीज NGO ने काम किया है, लेकिन ये समस्याएं अभी भी जस की तस पड़ी हुई हैं। इनका कोई खास समाधान हो नहीं पाया है। फ्रॉम द आई ऑफ द नेशन, अब किसानों को और खेती को थोड़ा हम लोग राष्ट्र की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। पहला, फीड्स द नेशन। जो कृषि का और खेती का जो काम है ये पूरे राष्ट्र को खाना खिलाता है। सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कृषि पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है और भगवान के बराबर समझा जाता है। दूसरा, सपोर्ट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2/3 भारत की आबादी खेती पे निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है किसान का बेटा, तो वो भी खेती पे निर्भर है जबकि वो खेती में काम नहीं कर रहा है। तो 2/3 आबादी भारत की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ खेती पे निर्भर है। इसके अलावा 60% जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्टली इन एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स है। 60% भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो सब कृषि के अंदर है। ओवर पॉपुलेशन है कृषि के अंदर, उसमें अधिकतर काम महिलाएं करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसमें अगर आप खेतों में काम करते हुए 60 साल 80 साल की महिलाओं को काम करते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये एक राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि 80 साल की महिलाओं को अगर काम करना पड़ रहा है, उसमें भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एडवांसमेंट नहीं है, उनको अगर पेंशन मिलता है तो 300 रुपये 500 रुपये महीना मिलता है। 300 और 500 रुपये में क्या ही करेगा इंसान। BP और शुगर की गोलियां तक नहीं आती उतने पैसे में। तो 60% एग्रीकल्चर में है आपका रोजगार, और उसमें भी अधिकतर जो है 60% महिलाएं काम करती हैं, और उसमें भी अधिकतर जो है वो महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज है, पूरे भारत में बिखरा हुआ है, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, या फिर भारत किसानों का देश है ऐसा कहा जाता है। तीसरी जो बात है वो है 15% अप्रोक्स इन GDP में खेती का कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है। पूरे प्राइमरी सेक्टर का 15% है जिसमें खेती भी एक काम होता है। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वो है 60%। तो खेती में बहुत बड़ा स्कोप है GDP में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। ये सब हम राष्ट्र की नज़रों से किसानों को और खेती को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 50 से 60% पेरिसेबल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना उत्पादन होता है हमारे देश में उसका 50 to 60% अच्छा स्टोरेज नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं, इसके कारण खराब हो जाता है। मोस्टली इसमें फल और सब्जियां हैं। मान लीजिए लीची का फसल होता है, ये काफ़ी 15 दिन 10 दिन के अंदर ही खराब हो जाता है, 1 महीने के अंदर, इसको अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया और सही जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो 50 to 60% जो हमारे उत्पादन है वो फल और सब्जियां जैसी चीज़ें वो खराब हो जाती है। और उनको इसको बनाने के लिए हमें कोल्ड चेन, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब पे बहुत काम करना है। लैक ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज, यही बात जो मैंने ऊपर कही। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज, ये तीनों ही कि मतलब उसको चाहे तो किसान रख सके, फिर अगर उसको कहीं भेजना है तो भेजने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। और सप्लाई चेन नहीं है जिसके थ्रू है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है और उस पर फिर रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बून और बेन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत का या तो अभिशाप बन सकता है या तो वरदान बन सकता है। अगर फूड के प्रोसेसिंग में हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगे अगर भारत के अंदर, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस कृषि से रिलेटेड इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर मजबूत होगा, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर मजबूत होगा, और हमारा सर्विसेज सेक्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा रोजगार लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा काम सरकारें कर रही हैं और इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके डिमांड आपको एक्सपोर्ट से लेकर के हर जगह पे ये अभी और भी ज़्यादा इनका डिमांड बढ़ने वाला है। ऑर्गेनिक फूड्स का डिमांड बढ़ने वाला है, जो
जो ऑर्गेनिक फूड्स हम भारत के अंदर हमेशा से उगाते आए हैं, हम भारत का जो कृषि की पद्धति है पुरानी वाली, उसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं करते और आज वैसे ही उत्पादन की डिमांड है। लेकिन आज हमने अपनी ज़मीनों को भी ख़राब कर रखा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, बट फिलहाल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे अगर काम किया जाए तो भारत के लिए वरदान बन सकता है, और अगर उस पर काम नहीं किया गया तो ये सारे वेस्ट होते रहेंगे और ये अभिशाप बन के रह जाएगा। सातवां प्रॉब्लम, उसमें बहुत ज़्यादा किसानों को सोशल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जैसे फार्मर सुसाइड। हर 17 मिनट पे एक किसान आत्महत्या करता है। ये अपने आप पे भारत के लिए एक शर्मिंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उनका जो इनकम लेवल है वो बहुत लो है, वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं। अगर 6,000, 3,000, 5,000 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप खुद से पूछिए, आपको इसका जवाब अच्छे तरीके से मिलेगा। एक और 8वीं समस्या है जो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू बूस्ट एक्सपोर्ट। अगर भारत के खाद्यान्नों को आपको विदेशी बाज़ारों में एक्सपोर्ट करना है तो उनको ना ग्रेडिंग करनी होगी। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि लीची ही भेज रहे हैं बाहर में, तो लीची की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उनको छांटना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन करना, ये सब भी रिक्वायर्ड है अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो। उसके अलावा 9th, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन इन फार्मिंग सेक्टर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का फार्मिंग सेक्टर में कोई खास इस्तेमाल हुआ नहीं है। डेयरी सेक्टर में अमूल और इन चीज़ों के कारण थोड़ा बहुत हुआ भी है, बट फार्मिंग सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरह, उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो ये राष्ट्र की नज़र से हमने खेती और किसानों को देखने की कोशिश की है। ये भी पूरी बात नहीं है, बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए हमने इतने पॉइंट्स को हम सभी ने ये समझने का कोशिश किया है। सो इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग्स होलिस्टिक रिफॉर्म्स टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो भारत की सरकार हॉलिस्टिक का मुझे भी मीनिंग याद नहीं आ रहा, आप ज़रा सर्च कर लीजिएगा, बट एक तरह से सब पूरा जोड़ करके रिफॉर्म करना चाहती है ताकि क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके खेती के सेक्टर में। उसके लिए वो क्या करना चाह रही है, तो सरकार ये करना चाह रही है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाह रही है ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट आ सके, कैपिटल आ सके, उसमें स्टार्टअप कल्चर बढ़ सके, ताकि हम यूथ भी इसमें जुड़ सके, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सके, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सके, सस्टेनेबल फार्मिंग कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। और ये सारी चीज़ों के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जरूरी हैं, स्टार्टअप कल्चर जरूरी है, और यूथ का खेती और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ झुकाव जरूरी है। और ये सारी चीज़ों को मार्केट फ्रेंडली बनाने के लिए 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, और जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसानों को प्राइवेट सेक्टर से बचाते हुए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट खेती के सेक्टर में लेकर आया जाए। पहला कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंसेज एंड फार्म सर्विसेज। ये है कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स, किसानों की सुरक्षा, ताकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स की सुरक्षा कैसे कैसे की जाए। पहला एक्ट ये है, मतलब पहले एक्ट के तहत भारत में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट पे किसानों को जब अगर खेती करवाना आप चाहें तो आम और लीची की खेती करवा सकते हैं, और ये खेती करवाते समय किसानों को कैसे कैसे सुरक्षा दी जाए, इस मसले पर ये 2 चीज़ें करने के लिए ये पहला कानून है। दूसरा जो कानून है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, जो इंटर स्टेट ट्रेड है, जैसे वन नेशन वन मार्केट बनाने का जो सरकार का एक विज़न है, उसके तहत ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसको पूरे देश में फैलाने का, और ताकि कहीं का माल कहीं पर जा सके, अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेड एंड कॉमर्स को रिफॉर्म करना, और ये दूसरा कानून उसके तहत है। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। 1960s में हम फूड क्राइसिस से गुजर रहे थे, हमारे पास खाने को अनाज नहीं थे, तो उस समय भंडारण पे रोक करके ताकि लोग उसका जमाखोरी और ये सब फ़ायदा ना उठा पाए, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट बना था। हालांकि आज हम धान और गेहूं इन चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं, फिर भी जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को घुसाना है, मान लीजिए आम है तो वो आम का पल्प बनाएगा, जूस बनाएगा, बहुत कुछ बनाएगा, तो उसके लिए उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। और तीसरा बदलाव जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में है कि पहले भंडारण करने पे एक लिमिट थी, अब वो लिमिट सरकार ने हटा दी है ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें घुस करके जम करके काम कर सके और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर फूड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने के बजाय इसी कानून का इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए कर करके जमाखोरी करना चाहे, तो वो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है इस पे डिपेंड करेगा। तो जो तीनों कानून हैं वो लेटर और स्पिरिट, मतलब लिखे भी गए हैं, और उनका जो इरादा है वो किसानों की रक्षा करना है, लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर को कृषि के क्षेत्र में ले आना है ताकि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका उत्थान हो सके और उस पर रिफॉर्म हो सके। इस सब के बैकग्राउंड में हम सभी
एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साक्षी बन रहे हैं, जो कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स के अराउंड हो रहा है, जहां सिंधु बॉर्डर उसका एपी सेंटर है। एपी सेंटर मतलब केंद्र बिंदु बना हुआ है उस आंदोलन का। उनके दो डिमांड्स हैं। पहला, रिपील 3 लॉस, कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। दूसरा, एमएसपी टू बी लीगली गारंटेड इवन इन केस ऑफ प्राइवेट बायर्स। दूसरा जो उनका डिमांड है कि एमएसपी का संसद के तहत कानून बना के लिखित कानून बनाया जाए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उससे नीचे खरीद ना कर सके। वन मोर हुक, एसडीएम कोर्ट वर्सेस सिविल कोर्ट। ये भी आप सुन रहे होंगे, एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट का एक मामला उलझा हुआ है। ये क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, देश में ना बहुत सारे केस है, 10 लाख 15 लाख ऐसे केसेस पेंडिंग है। उस केस में अगर किसान एक कोर्ट में केस लेके जाएगा तो वो उसको काफ़ी समय लग जाएगा निपटारा होने में। तो इस समस्या से बचने के लिए एसडीएम कोर्ट में इसका फैसला किया जाए, सरकार ने ये प्रावधान किया था। ऐसा नहीं है ये पहली बार ऐसा हो रखा है। इसके लिए कितने स्पेशलिस्ट, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कहते हैं, कभी और इस पर बात करेंगे। बट कोर्ट में जो ये 10 साल और 15 साल काफ़ी समय लग जाता है, प्लस काफ़ी महंगा पड़ता है कोर्ट में केस लड़ना, प्लस एक किसान कहाँ दिल्ली और पटना और इन जगहों पे जा जाके केस लड़ता रहेगा। तो इसलिए उसको कोर्ट से बचाने के लिए एसडीएम कोर्ट का प्रावधान सरकार ने किया था। हालांकि लेकिन किसान जो है ना, वो जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी है उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा किसान का एक आम आदमी भी जब प्रशासन के पास जाना चाहता है तो उसे लाल फीते स्याही हर फाइल के ऊपर एक लाल फीता बंधा दिया जाता है, तो उस फाइल को घुमाया जाता है। प्रशासन की इस समस्या को रेड टेपिज्म कहते हैं। एंड देयर एबिलिटी टू एक्सेस दीज हाई ऑफिशियल्स। इसके अलावा किसान को पता है कि वो इन बड़े ऑफिसर्स एसडीएम और डीएम इन तक वो पहुँच ही नहीं पाता, उसे नीचे के हवलदार ही वापस भगा देते हैं। इसके अलावा उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के बीच में किसान के लिए कितना स्पेस बनता है ये हमारे और आपके लिए समझने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके अलावा पाइल्स ऑफ पेपर वर्क, एक किसान हमारा वो इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है कि वो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म भर सके, और उसमें वो काफ़ी चीज़ें छूट जाती है जो बाद में उसके ही खिलाफ काम करने लगती है। अगर मान लीजिए कोर्ट में एसडीएम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट में गया हो, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ताकि कानून की बारीकियों को समझ करके कंपनी के खिलाफ अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सके। वो सीधा साधा किसान है। तो द मेन क्वेश्चन, तो मेन जो मुद्दा है, अब सवाल क्या रह गया है? इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन रिफॉर्म्स टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल सेक्टर। भारत की सरकार रिफॉर्म्स लेकर आती है ताकि क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके कृषि के क्षेत्र में, एंड प्रोटेक्ट द फार्मर्स, और किसानों को बचाना चाहती है। लेकिन देन व्हाई फार्मर्स आर अगेंस्ट दिस? किसान इसके विरुद्ध क्यों हैं? पहला जो अभी हमने डिस्कस किया, फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी की है, जैसे आपने देखा होगा डीएम और एसपी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, लेकिन एक हवलदार हो, एक क्लर्क हो, वो किसी भी नागरिक से अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता है, क्योंकि उनको ना उतना संविधान पता है। अब डीएम को तो संविधान पता होता है, तो वो बदतमीजी नहीं कर सकता एक नागरिक के साथ, लेकिन अगर एक छोटा ऑफिसर है, क्लर्क है, ये उनको इतना संविधान का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो बेतहासा बदतमीजी करते रहते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी में जो देखिए, भारत का प्रशासन राष्ट्रपति से लेकर के अगर एक चपरासी तक पूरा भारत का प्रशासन होता है, उसमें जो नीचे जो लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उन्हें हम स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सो फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। उनको नीचे के जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी उन पर भरोसा ही नहीं है। उनको पता है ये हमारी सुनने वाले ही नहीं है। उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ जब वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे या कोर्ट के सिस्टम में जाएंगे, तो जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, नीचे का जो प्रशासन है, उसमें रैम्पेंट करप्शन है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म। और इसके चक्कर में जब वहाँ फंसेंगे तो प्रधानमंत्री उनको बचाने नहीं आ सकते। ये हमारे किसान अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला समस्या वो ये फेस कर रहे हैं कि कानून सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो ज़मीन पे हकीकत है, वो एसडीएम कोर्ट हो चाहे कोर्ट केसेस, जो दोनों जगह उनकी सुनवाई नहीं होती और ये इस बात से वो भली भांति वाकिफ़ है। दूसरा, होर्डिंग, मतलब जमाखोरी, इकट्ठा कर लेना बहुत सारा। जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा गेहूँ जब होगा तो इकट्ठा कर लेता है, बाद में गेहूँ महंगे रेट में बेचेगा और किसानों से सस्ते भाव में खरीदता है। तो होर्डिंग, प्राइस राइज एंड फॉल गेम। इसको प्राइस राइज एंड फॉल गेम मतलब अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो जो फसल की पैदावार होती है, जब वो सीजन आता है उस समय उसकी कीमत जानबूझ करके जो कम कर दी जाती है ताकि किसान मजबूर हो जाए सस्ते में बेचने पर। फिर वही लोग किसानों से वो चीज़ खरीद लिया करते हैं, ये आज भी चल रहा है, और उसके बाद साल भर उसको महंगी कीमतों पर जनता को बेचते रहते हैं। इसके कारण किसान को डिस्ट्रेक्ट सेल ऑफ देयर क्रॉप इन द प्रोडक्टिविटी सीजन। मान लीजिए अभी उसने प्याज उगाया, आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चला देते हैं उगी हुई फसल के ऊपर, क्योंकि उनका मूल्य नहीं मिलता। लोग सड़कों पर प्याज फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उस समय 2 रुपये किलो हो जाता है प्याज, लेकिन बाद में साल भर फिर प्याज 50 रुपये हो जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब प्याज का सीजन आता है उसी समय उसका जो दाम है वो गिरा दिया जाता है, और जिसके कारण किसान जो है मार्केट में उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। ये आज भी एक सच है, रियलिटी है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के आने के बाद इसके बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा हैं।
तो दूसरी जो समस्या है किसानों की वो ये है। तीसरी जो समस्या है, नो ट्रस्ट ऑन कॉरपोरेट इंडिया। भारत का जो कॉरपोरेट इंडिया है इस पे किसानों को कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2%, जो भी कंपनी जितना भी कमाती हैं उसका 2% उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब अच्छे सामाजिक कार्यों में खर्च करना है, ठीक है। दो, और इस पे फिर उनको टैक्स भी नहीं लगता है। मतलब 2%, अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो 2 रुपये आप कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट का समाज के प्रति एक दायित्व है, उसके तहत आपको खर्च करना है, सिर्फ 2%। लेकिन कंपनीज ये 2% भी खर्च नहीं करती, वो 5 साल 10 साल ऐसे उनका पैसा जमा करती रहती है, कोई उसको खर्च नहीं करता है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज के साथ ये कंपनियां कोल्यूड करती है। मतलब सपोज कीजिए कि एक एनजीओ है, महिला शिक्षा की तरफ काम करता है, और मेरी एक कंपनी है, तो मैं क्या करूँगा, उस एनजीओ को 100 करोड़ दूंगा, जो मेरा सीएसआर का फंड है 2%, ताकि वो जो है सामाजिक काम में महिलाओं की शिक्षा के ऊपर खर्च हो। लेकिन वो 100 करोड़ देने के बाद उसमें 10-20 करोड़ खर्च होंगे, और 20-30 करोड़ वो कंपनियां इनडायरेक्ट तरीके से वापस ले लिया करती हैं। एनजीओ और कंपनीज के बीच में ये कोल्यूजन चलता है, जिसके तहत वो सीएसआर के फंड का हेरा फेरी भी कर लेती हैं बहुत सारी कंपनियां। सारी नहीं करती बट बहुत सारी करती हैं। सीएसआर का पैसा या तो खर्च नहीं करती, और अगर करना भी होता है तो एनजीओज के साथ मिलकर के इन पैसों के ऊपर भ्रष्टाचार करती है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट कल्चर है जो कंपनियों के बीच है, उनके अंदर एक अलग समस्या भारत में गुजर रही है, जिसके कारण हाई इनइक्वालिटी। 1% लोगों के पास 70% से ऊपर वेल्थ, और बाकी मतलब भारत देश का 70% जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो हाई इनइक्वालिटी है, और नीचे काफ़ी गरीबी है। इसके अलावा नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, और करप्शन, भ्रष्टाचार के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आप देखिए स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें ओनली फॉर रिच, एक आम आदमी, एक साधारण किसान और मजदूर का बच्चा उस स्कूल में जा ही नहीं सकता है। पब्लिक जो सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था क्या है वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। हॉस्पिटल प्राइवेट ओनली फॉर रिच, और जो प्राइवेट अस्पताल है वो इतने महंगे होते हैं कि उनको एक साधारण आदमी, फिर मजदूर और किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि पब्लिक सिस्टम पे आप जाइए, हालांकि सुधार हो रही है इन दोनों चीज़ों में, बट पब्लिक सिस्टम, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत ही चरमराया हुआ है भारत का। बॉलीवुड एक एग्जांपल आप और देखिए प्राइवेट सेक्टर का, ओनली स्मॉल रोल्स फॉर आउटसाइडर। बॉलीवुड में जो बाहरी लोग जाते हैं उनको छोटे छोटे रोल मिलते हैं बहुत मुश्किल से, फिर उन छोटे छोटे रोल से आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल दे सकते हैं, राजकुमार राव का देख सकते हैं। ये सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल के बाद जाकर के वो सब अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए छोटे छोटे रोल से काम करते हुए। OTT और यूट्यूब हैज़ रिफॉर्म्ड अ बिट। OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के आने के कारण थोड़ा बहुत इसमें रिफॉर्म्स हो भी गया है, बट जो मेन बॉलीवुड है उसमें आज भी, रिसेंट आपने सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ जो इसी मामले पे था कि बॉलीवुड के अंदर जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाहरी लोगों को एंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है, लोगों के रोल्स लिए जाते हैं, उनसे रोल्स छीने जाते हैं, किसी और को दिए जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं प्राइवेट सेक्टर की, अगर उनको रेगुलेट नहीं किया जाए ढंग से तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। फ्री एंड फेयर मार्केट, उसको रेगुलेट करने के लिए वो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि अगर कोई एक बेईमानी करता है और साथ में सरकार अगर उसको रोके नहीं तो आप फ्री एंड फेयर मार्केट कैसे स्टैब्लिश करेंगे। चौथा, प्राइवेट सेक्टर्स ओनली प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ये तय बात है कि प्राइवेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में घुसेगी तो प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव होता है, उसका मोटिव कोई खास समाज की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं होता है, और उस तरीके से वो भारत की सभ्यता को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ प्रॉफिट के नीयत से अगर कृषि में घुसेंगे तो जो ऋषि और कृषि की सभ्यता है भारत, वो रह नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर घुस, सब प्रॉफिट के लिए खेती नहीं होती है देश में, ये एक सभ्यता है, ये हमारा जीने का तरीका है जो पिछले 5000 सालों से चला आ रहा है। तो उसके बिना भारत नहीं होगा, हम किसी और राष्ट्र की तरह हो जाएंगे। प्रकृति के नज़दीक रहने का, ऋषि और कृषि का ये सभ्यता है भारत का, और इसको बचाना होगा। ये यूनिकनेस हम लॉस्ट नहीं हो सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर बेतहाशा घुसेगा तो इस सभ्यता को तहस नहस कर देगा। तो ये भी जो किसानों का है एक अहम मुद्दा है। एक और हुक है अब इसमें, जो भारत की सरकार है वो एमएसपी पे कानून कभी बना ही नहीं सकती संसद में। क्यों? आज मान लीजिए एक फसल है, सपोज कीजिए आलू ही है या धान है, तो उसको गवर्नमेंट खरीदती है 1800 रुपये प्रति क्विंटल पे, और प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदता है 1000-1200 के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाएगा, कोई उसके नीचे नहीं खरीद पाएगा, तो जो फसल है वो या तो 1800 पे बिकेगी, और या तो बिल्कुल कोई डर के मारे कि अगर उसको मान लीजिए 5 साल के सज़ा का प्रावधान होगा उससे नीचे खरीदने में, तो अगर मेरे पास पैसा भी है, मैं 1500 रुपये में खरीदना भी चाह रहा हूँ, वो बेचना भी चाह रहा है, पर मैं खरीद नहीं सकता, वो बेच नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों को जेल हो जाएगी 1800 से नीचे खरीदने पर। तो या तो फसल 1800 पे बिकेगा, या तो बिल्कुल
धूल हो जाएगा, उसको खरीदने वाला बायर नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, उसमें 100 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर सभी, जैसे आप आलू उगाते हैं, कोई आलू 5 रुपये भी मिलता है, कोई 10 रुपये मिलता है, कोई 15 रुपये मिलता है, तो 3-4 तरह की ग्रेडिंग और क्वालिटी होती है। अगर आप एक ही तरह का कानून बना देंगे एमएसपी के ऊपर, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हर तरह के आलू की कीमत फिर 15 रुपये ही हो जाएगा। तो ग्रेडिंग के साथ अगर एमएसपी बनाए तो फिर अच्छा भी है, बट ऐसे आप एमएसपी बना ही नहीं सकते। इसलिए मैंडेट एमएसपी पे कानून बनाना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद हो जाए, जब कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा उत्थान हो जाए, भारत सरकार थोड़ी अमीर हो जाए, तो कभी पॉसिबल ही, बट आज शायद ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तरह का भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाएगा, अलग तरीके का, जो अभी हम सोच नहीं रहे हैं। कैसे? इफ गवर्नमेंट मेक्स इट सो अंडर फार्मर्स प्रेशर, अगर किसानों के दबाव में आकर सरकार एमएसपी पे कानून बना भी देती है, इट विल ओपन मोर रूम फॉर करप्शन। इससे और कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लीगल डिस्प्यूट्स और कानूनी झगड़े। ऑलरेडी के हमारे कोर्ट में करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं और 10 लाख 15 लाख केसेस जाने लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, रोड फाइन्स के ऊपर कानून बना, 10,000, 15,000, 20,000 का फाइन लगता है, लेकिन आज क्या हाल है? क्या सभी आज हेलमेट पहन के निकलते हैं? आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए। दूसरा, लिकर बैन। बिहार में मान लीजिए अभी लिकर बैन हो गया, लेकिन अभी आपने इलेक्शन में देखा कैसे लोगों ने आपको बताया कि कैसे हर जगह पे बिहार के अंदर होम डिलीवरी हो रही है लिकर्स की, दारू की। उसके चक्कर में गलत क्वालिटी का लिकर लोगों को खरीदना पड़ रहा है, जो लोग पीना चाह रहे हैं। तो कोई भी कानून अगर आप बना देते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो एमएसपी पे अगर आप कानून बना भी देंगे 1800 रुपये खरीदने पर, तो भी कोई कुछ नहीं होगा। सब 1500 पे खरीदेंगे, पेपर पे 1800 लिखेंगे, 300 रुपया इधर से उधर करेंगे। भारत के लोग किसी भी किस तरीके से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं कानूनों से बचने के लिए, और ये पूरा कानून का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एमएसपी पे कानून बना भी दिया जाए या ना भी बनाया जाए, जब तक उसका पालन नहीं हो, उस कानून के, ऐसे कानून को बना करके कोई फ़ायदा नहीं होता। कानून जैसे लिकर बैन और रोड फाइन्स में आपने देख लिया, या तो कानून बनाइए तब जब पालन हो सके, अगर पालन नहीं हो सके तो ऐसे कानून को बना करके कोई खास फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है समाज को। हम सारे पढ़े लिखे लोग इस एग्री बिल्स के अच्छाई और बुराई पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए ये मसला कुछ और है। फॉर फार्मर्स दिस इज़ ए मूवमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द सोल ऑफ द नेशन। जो किसान आंदोलित हैं, उन सबका जो मूवमेंट है, ये भारत की आत्मा को बचाने का आंदोलन है। भारत मतलब ऋषि और कृषि दोनों से मिल के बनता है, और ये देश ही किसान, ऋषि और कृषि का है। तो जो भारत की आत्मा है वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और कृषि। सो जो भारत की आत्मा है वो अध्यात्म और कृषि के इर्द गिर्द घूमती है। स्पिरिचुअलिटी एंड एग्रीकल्चर, दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया इंडिया। उनके लिए, सबसे पहले किसानों के लिए भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। एंड दूसरा, भारत के किसान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट का रूथलेस चेहरा है उसका सामना उन्हें फिर से करना पड़े, जो उन्होंने एक बार 1757 में किया है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। एज महात्मा गांधी सेड, इंडियन फार्मर्स मे बी इलिटरेट बट दे आर मैन ऑफ विजडम। भारत के किसान अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि से भरे हुए होते हैं। दे आर मैन ऑफ विजडम। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड लेवल रियलिटी, ज़मीनी हकीकत की समझ, क्लब्ड विद देयर ट्रेडिशनल विजडम, जो मुहावरों से सीखते हुए वो सब कुछ आ रहे हैं देश और खेती और समाज के बारे में। जो ट्रेडिशनल विजडम है और जो ज़मीनी समझ है किसानों की, इन दोनों को मिला करके वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने इस आंदोलन में आए हैं। जो उनके क्लेरियन कॉल में साफ साफ है, हक लेने आए हैं, हक लेके जावांगे। और हक का मतलब है खून पसीने का उचित मूल्य। जो उनका एमएसपी है, वो उनको, जो उनकी लागत लगती है वो नहीं निकल पा रही है। अगर किसी कारणवश फसल बर्बाद हो जाए तब तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर उनका 50,000 रुपया भी लगा है वो भी नहीं निकल पाता है। और अगर कभी कभी दाम इतना गिर जाता है कि वो उनका लागत भी नहीं निकल पाता है, तो वो खून पसीने जो जाड़ा गर्मी बरसात में अपने खेतों में लगाते हैं, उसका वो उचित मूल्य मांगने आए हैं। और इसके लिए वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन भारत के किसान और भारत एक अजीब से चॉइस में फंसा हुआ है। अगर ये तीनों कानून को आप रखें तब भी उनको उचित मूल्य नहीं मिलने जा रहा है, उनका हक नहीं मिलने जा रहा है। और इन तीनों को अगर आप रद्द भी करवा दें आंदोलन करके, तो भी उनका हक नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि पहले नहीं मिल रहा था। तो सरकार अगर एक बदलाव लेके आना चाह रही है, तो उस बदलाव से पहले भी नहीं मिल रहा था, उस बदलाव के बाद भी उम्मीद कम है। अगर तीनों एग्री लॉज आ जाएं तो उसके बाद ऐसा तो होने नहीं जा रहा कि कल के कल प्राइवेट सेक्टर घुस जाएंगे और वो बिल्कुल ईमानदारी से किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे और किसानों को खून पसीने का उचित मूल्य मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर वो कर दिया जाए तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। वो क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए, किसानों के द्वारा बनाया गया, किसानों के हक के लिए काम करने वाला एक संवैधानिक संस्थान,
संवैधानिक संस्थान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हम सब पावर ड्राइव करते हैं, एज ए सिटीजन हम अपना पावर ड्राइव करते हैं, एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डीएम सब अपना अपना पावर ड्राइव करते हैं, जज अपना पावर ड्राइव करते हैं। उसी तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो सीधा अपना पावर संविधान से ड्राइव करती हैं। बाकी जैसे बहुत सारे जो संस्थाएं हैं जो कानून से बनाई जाती हैं, उनको कानूनी संस्थाएं कहते हैं कि वो कानून के तहत बनाई गई हैं संसद के। तो जो संसद के तहत बनाई गई जो संस्थाएं हैं वो संसद के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। वो अपना काम पूरे आज़ादी के साथ कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करना है उसके लिए संविधान के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है। इलेक्शन कमीशन, संविधान के तहत ये शक्ति दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि जब भी इलेक्शन होगा ये करवाना उसका ही काम है। इलेक्शन के समय आपने देखा होगा फिर किसी सीएम डीएम किसी का नहीं चलता, हमेशा इलेक्शन कमीशन का चलता है, क्योंकि इलेक्शन के समय संविधान के तहत इलेक्शन करवाने का पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। एग्जाम लेने का अधिकार, पूरा अधिकार यूपीएससी को दिया गया है। तो किसानों के लिए काम करने के लिए एक संवैधानिक संस्थान बनाने की जरूरत है राष्ट्रीय किसान आयोग की तर्ज पर, जो कि जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, मतलब उसकी सारी शक्तियाँ संविधान से उसको मिले। उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा और एक संवैधानिक संस्था किसानों के लिए बनानी होगी। किस तरह की संस्था होगी इस पर भी थोड़ा बहुत लिखा है, आगे इस पर और विचार और विमर्श हो सकता है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की ज़रूरत है जिसमें किसान भी हो, भारत की सरकार भी हो, और एग्रीकल्चर में जिन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किया है, ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट लोग भी हों, जो तीनों मिल करके एक आयोग बने। पर ये कोई साधारण आयोग नहीं बने। जैसे अभी जो आयोग बनाने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो नॉर्मल एक आयोग बनाने की बात है। एक संवैधानिक आयोग, संविधान में संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग बनाने की जरूरत है। गिवन कंप्लीट अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट अ नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर। और ये जो आयोग बनेगा ये कृषि के ऊपर, किसानों का आयोग, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा जो बनाया जाएगा आयोग, ये कृषि के ऊपर एक पॉलिसी लेकर के आए। तीनों मिल करके, सरकार, किसान और जो एक्सपर्ट है वो तीनों मिल करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी कृषि के विकास के लिए देश में लानी चाहिए। इस संवैधानिक संस्था को पूरी आज़ादी दी जाए कि वो अगर ये जो तीनों कृषि कानून जिसके ऊपर विवाद हो रहा है उसमें से आधा अधूरा या पूरा उसको बदलना चाहे या पूरा रद्द भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसको पूरी आज़ादी है। भारत की कृषि को देखते हुए उसे लगेगा ये कानून रखना है तो रखे, हटाना है तो हटाए। संवैधानिक संस्थाओं के पास सिविल कोर्ट का भी पावर होता है, और नहीं होता है तो आप संविधान में आप दे सकते हो उसको क्या क्या देना है। तो इसमें ये बात हो रही है कि मान लीजिए किसान और कंपनी के बीच में, किसान और एक व्यापारी के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके फॉर्म्स कैसे होंगे, उसको कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है। उसके अलावा उस कॉन्ट्रैक्ट का जो इन्फोर्समेंट है, मतलब अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता है तो उस पर जो न्याय होगा वो भी ये संवैधानिक संस्था करेगी। न्याय के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना, हाई कोर्ट भी नहीं जाना, सेशन कोर्ट भी नहीं जाना और एसडीएम कोर्ट भी नहीं जाना। बट इसी संवैधानिक संस्था के तहत जो स्पेशल सर्विसेज के लोग होंगे, वो ये अभी आपको लग रहा होगा कि पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल है। तो कंप्लीट जुडिशियल अथॉरिटी दिया जाए किसी भी तरह के जो, क्योंकि अगर बाय द वे आप फ्री छोड़ देंगे तो हर कोई जाके केस करता रहेगा, फिर केस की तादाद इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि सोल्यूशन तो हो नहीं सकता है। तो आपको एक संवैधानिक संस्था बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ना इस तरह के केसेस के स्पेशल कोर्ट्स भी होंगे इसके पास, जहाँ पे इस तरह के केसेस के निपटारे होंगे। ब्लॉक लेवल पे ही इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा, रेगुलेट होर्डिंग, प्राइस, ब्लैक मार्केटिंग। ये जो संस्था होगी, ये अगर आप प्राइवेट सेक्टर घुस भी रहा है तो घुसे, उसको आम का भंडारण करना है तो करे। अगर उसको आम का जूस बनाना है या उसका पल्प बनाना है या मान लीजिए माजा बनाना है, बट वो आम का भंडारण इसलिए करे ताकि आम का प्राइस अप डाउन कर सके, मतलब जमाखोरी किसी और इरादे से ना करे। उसके अलावा वो काला बाजारी ना करे या प्राइस का राइज एंड फॉल गेम में ना फंसे, या फिर उसको अगर ऐसा करता है तो उसको चेक करने के लिए और उसको सज़ा देने के लिए पूरी तरीके से सारी जो अथॉरिटी होगी वो इस संवैधानिक संस्था के पास होगी। ऑल अदर डेट में डीम फिट बाई फार्मर्स। बाकी अगर किसानों को, सरकार को या एक्सपर्ट को और भी कुछ लगे तो वो लोग इस पर जोड़ सकते हैं। जितना मुझे लगा उतना मैंने इस पर लिख दिया है। इसके अलावा जो जो चीज़ें अगर वो जब आयोग बनेगा तो उस पर बैठ करके ये तीनों आपस में बात करके इसमें और भी चीज़ें अगर उनको लगे तो इसको जोड़ा जा सकता है। अब ये संवैधानिक संस्था बन भी गई तो ये कभी भी हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनसे ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी संवैधानिक संस्था अपने समय में उसको बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी शक्ति होती है, पूरी आज़ादी होती है। पर देश के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों से मिलकर जो भारत का राज्य है, भारत का गणराज्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सो इनडायरेक्ट मेथड्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द स्टेट। तो राज्य चाहे
तो इस संवैधानिक संस्था से इनडायरेक्ट तरीके से उस पर अपनी उसका अकाउंटेबिलिटी मतलब इंश्योर कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, जवाबदेही उससे ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल कमेटी हो सकती है जो सैंपल केसेस, मान लीजिए जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि पूरा अगर 1000 केस है उसमें से सारे केसों का निपटारा हो गया तो 100 केस उठा करके देख लेंगे कि उनका काम अच्छे से हुआ है कि नहीं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आपने सही तरीके से इस संस्था ने काम किया है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी हो जो इस संस्था के किए गए केसेस के ऊपर जो मन हो उसका रिपोर्ट मंगा करके एक सैम्पलिंग करके, अगर इसने 1000 लोगों को जस्टिस दिया तो उसमें से 10 लोगों का वो कमेटी मंगा करके फाइल चेक कर सकती है। तो इसके तहत वो चेक कर सकती है कि उसमें किसी भी तरह की इस पर्टिकुलर संवैधानिक संस्था में किसी तरह का कोई धांधली नहीं हो रहा है। इसके अलावा मीडिया में अगर कोई बात खबर जाती है तो मीडिया अगर कोई किसी बात पे मुद्दे पे उठाए तो उस पर भी केस बन सकता है। हालांकि मीडिया को बहुत जवाबदेही के साथ काम करना होगा। इसमें किसी पर्सनल अपने एम और गेन के लिए अगर वो इस तरह के केसेस करते जाएंगे तो फिर ये भी बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कि मुझे किसी पे केस करना होगा एज ए किसान और मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, या मैं कंपनी हूँ मुझे किसी किसान पे केस करना है, मैं खुद नहीं करूंगा, मैं किसी पत्रकारों को बोल दूंगा तो वो केस कर देगा। तो ऐसा नहीं है, जो फेयर केसेज होंगे उनको मीडिया उठाए और उस पर PIL हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करे। उसको सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक नहीं दिया जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट अगर हर केस में इंटरफेयर करेगी और हर आदमी को अपील करने का दे दिया जाएगा तो फिर वही पुरानी कहानी हो जाएगी। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे, किसी को जस्टिस मिलेगा नहीं, जो ऑलरेडी इस समस्या से सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो भारत के दूसरे कोर्ट से वो गुजर रहे हैं। दूसरा CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बहुत बड़ी बॉडी है करप्शन चेक करने के लिए भारत में जो लोग काम करेंगे। तो CVC टू चेक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, अगर प्रशासनिक लेवल पे कोई भी धांधली होगी तो CVC भी उस पर नजर रख सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और नीति आयोग, ये सब क्या कर सकते हो, जो राष्ट्र का क्या विजन है उसके हिसाब से इस बॉडी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और इस बॉडी को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। चौथा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल सर्विसेज क्रिएशन इफ रिक्वायर्ड। ऑल इंडिया, जैसे 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं अभी फिलहाल, एक तो IAS, IPS और IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं। तो ये 3 तरह, ये पूरे देश में एक ही तरह के सर्विसेज है। तो खेती को लेकर के ये हालांकि एक रिफॉर्म में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड पहले भी हो चुका है। ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल सर्विसेज, पूरे देश में एग्रीकल्चरल सर्विसेज जो UPSC कंडक्ट करे ऑल इंडिया लेवल पे, अगर सरकार चाहे और राज्यसभा में इस बिल को लाया जा सकता है, अगर राज्यसभा भी चाहे तो ये क्रिएशन हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल सर्विसेज भी बनाई जा सकती है। सो इन दिस वे वी मे फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भारत के किसानों को प्रशासन और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को लेके आना है, लेके आए, लेकिन न्याय देना प्रशासन का काम नहीं है। न्याय देने के लिए एक संवैधानिक संस्था बनाने की जरूरत है जो कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो वो न्याय दे, होर्डिंग, प्राइस फॉल, ये सारा वो रेगुलेट करे, और उसको चेक करने के लिए CVC, सुप्रीम कोर्ट, सरकार जैसे उस पर कंट्रोल करना चाहे कर सकती है। लेकिन ये कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए इस संवैधानिक संस्था के पास पूरा संवैधानिक पावर होना चाहिए, जैसे कि UPSC के पास है। टू एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए है ये। 1960 में हम जो भारत के 130-135 करोड़ लोग उस समय कम होंगे, वो सब भूख के मारे भूखे रहते थे। तो बाहर के देशों से मंगाया जाता था लो क्वालिटी, बहुत ही निम्न दर्जे का अनाज मंगा करके उस समय इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से, और तब भारत के लोगों का पेट भरता था। तो ये जो साधारण भारत के किसान हैं, उस समय उन्होंने हमारे प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, और उनका जो दिया हुआ नारा था जय जवान जय किसान, उसके तहत उन्होंने काम करके आज सिर्फ भारत को ना आत्मनिर्भर बना दिया है, जहां हमारे पास कोई खाने की कोई कमी नहीं है, बल्कि जितना हम खाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा उत्पादन भारत में किसान करके देखते हैं। ये जो साधारण किसान है, आज हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़े विजन की तरफ काम कर रहे हैं, जहां पे हमें बहुत ही समृद्ध और मजबूत भारत बनाना है, विच कैन नेवर बी अ रियलिटी, जो कभी बन ही नहीं सकता अगर आपकी ये साधारण किसान उसमें पूरे दिलो जान से उसमें हिस्सा ना ले। भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने में किसान पूरे दिल के साथ आने चाहिए, जॉयफुली उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, क्योंकि वही आत्मनिर्भर भारत की नींव रख सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। तो हम सब अपने जो लीडर ऑफ द नेशन है प्रधानमंत्री, उन सब से एक आवाज़ में इक्विवोकली एंड रेजोल्यूटली पूरी दृढ़ता के साथ ये अपील करते हैं कि वो जरूरत पड़े तो एक स्टेप और जा करके इन साधारण किसानों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आए। Who till the land in extreme climatic conditions, जो जमीन पे काम करते हैं बहुत ही
दुर्गम क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्राकृतिक आपदाओं के बीच में, विंटर, रेन और समर, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय वो खेतों में काम करते हैं, दिन और रात, डे एंड नाइट, टू फीड अस, हमें खाना खिलाते हैं एंड ब्रिंग द स्माइल ऑफ हैप्पी स्टोमक, और भरे हुए पेट का आनंद हमारे चेहरे पर लेकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री को जरूरत पड़े तो एक स्टेप ज़्यादा जाने की ज़रूरत है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने की ज़रूरत है, किसानों के चेहरे पर हंसी लाने की ज़रूरत है। आवर फार्मर्स डिजर्व दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने इतने 135 करोड़ देश की आबादी का पेट भरा है और वो इस सम्मान के अधिकारी हैं। पढ़ा लिखा भारत शायद समझता नहीं है कि भारत देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसके किसान, मजदूर और जवान है। टू द फार्मर्स, किसानों से क्या कहा जाए? सदियों के बाद जगे हो, सोना नहीं, चाहे कितनी भी उलझी हो राहें, खोना नहीं, आ जाए चाहे सारी मुश्किलें सामने, रोना नहीं, और दिल्ली की चकाचौंध में खोना नहीं। हक लेने आए हैं, हक लेके जाओगे, और हक का मतलब सिर्फ न्यूनतम मूल्य नहीं, हक का मतलब है संपूर्ण आज़ादी। तो जो किसान है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हक लेने आए हैं वो सिर्फ न्यूनतम की लड़ाई ना लड़ें। तीनों कानून को रद्द करवा देने से किसानों का उत्थान नहीं होने वाला, और तीनों कानून के रहने से भी किसानों का उत्थान नहीं होने वाला जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय के लिए उन्हें एक संवैधानिक संस्थान की ज़रूरत है जो किसानों, टू द फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, किसानों के द्वारा किसानों के लिए काम करे, किसानों के द्वारा गठित हो और किसानों के लिए काम करे। देखिए, ये जो पूरा आर्टिकल है इसको मैं देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1757 में भारत के उन्नत और खुशहाल किसानों को दो बेड़ियां पहनाई गई। पहली भ्रष्ट प्रशासन की बेड़ी और दूसरा करप्ट कंपनीज, भ्रष्ट कंपनियों की बेड़ी। 1757 में दस्तक पास का सिस्टम अंग्रेज लेकर आए, बंगाल से शुरू किया उन्होंने, और वहाँ पर रैम्पेंट करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी एंड रैम्पेंट करप्शन बाय कंपनीज, ये दो जो काम हुए जिसके कारण भारत की कृषि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और ख़त्म हो गई। 1947 आज़ादी के आंदोलन में हमने एक बेड़ी काट दी, जो भ्रष्ट कंपनी की बेड़ी थी हमने वो काट दिया, लेकिन जो प्रशासन था वो आज भी वैसे ही, जो उसका कल्चर है वो आज भी वैसे ही कंटिन्यूड है, उसको हमने अभी तक, उसमें कोई भी रिफॉर्म हुआ नहीं है। इन 2020 फ्री मार्केट नीड्स फ्री एंड फेयर ब्यूरोक्रेसी। 2020 में हम फ्री मार्केट लेकर आना चाहते हैं। फ्री मार्केट हालांकि भारत में कोई आज की बात नहीं है कि आज लेके आने की ज़रूरत है। भारत का जो ट्रेड एंड कॉमर्स का इतिहास है ये 5000 साल पुराना है। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे, वो विश्व के पता नहीं कितने देशों के साथ वो उस समय ट्रेड किया करते थे। तो फ्री एंड फेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि भारत में आ जाएगा, ये भारत में सदियों पहले से है, लेकिन फ्री मार्केट के लिए आपको फ्री एंड फेयर ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, निष्पक्ष और न्यायप्रिय और आज़ाद प्रशासन चाहिए, जो अभी प्रशासनिक रिफॉर्म्स नहीं होने के कारण ये हमारे पास नहीं है। सो इन 2020 ये सारी बेड़ियां काट कर एक आज़ाद संवैधानिक संस्थान बनाना है जो न्याय दे सके हमारे किसानों को, फॉर द फार्मर्स, टू द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। देखिए, प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द नेशन होते हैं, राष्ट्र ने अपना नेतृत्व करने के लिए उनको अपना नेता चुना होता है, और राष्ट्रीय किसान आयोग राष्ट्र के किसानों के लिए बना हुआ आयोग है। ये अपने आप में एक सम्मानजनक आयोग होगा। तो इसका नेतृत्व भी कोई आम नागरिक करे या कोई स्पेशलिस्ट करे, ये या कोई किसान करे, ये अच्छा नहीं है। इसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। वो वहाँ पे बैठ कर के किसानों की भी बात सुन सकेंगे, ब्यूरोक्रेसी की भी बात सुन सकेंगे, एक्सपर्ट्स की भी बात सुन सकेंगे, और उसके बाद फिर इन तीनों को गाइड भी कर सकेंगे किस दिशा में भारत की कृषि व्यवस्था को लेके जाना है। उसी तरीके से राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री, इसके जो राज्य स्तरीय बॉडी होगी उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है। 3 टियर एंड 2 टियर स्ट्रक्चर, मतलब ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, केंद्र के लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे, एक जिला के लेवल पे। तो इसके अलावा 2 टियर स्ट्रक्चर, क्योंकि कृषि का मसला है तो एक क्षेत्र का भी प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जैसे जो गैंजेटिक बेल्ट है, पूरा एक क्षेत्र है, इसमें 2-3 राज्य आ जाते हैं, तो एक क्षेत्र के तहत भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है और एक गाँव के तहत एक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो 3 टियर प्लस 2 टियर स्ट्रक्चर बना करके अगर इसका कन्वर्जेंस कर दिया जाए पूरे ब्यूरोक्रेसी के साथ, टॉप में पीएम के अंदर इस राष्ट्रीय किसान आयोग में, तो आप किसानों को उनका न्याय भी दे सकते हैं और कृषि के उत्थान के लिए बॉडी काम भी कर सकती है। रोल मॉडल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज यूपीएससी। देखिए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, तो इसके लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने से क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न भी कर सकते हैं
लेकिन अगर एक संवैधानिक बॉडी बन गई, उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि उसको शक्तियां संविधान से मिलती है। उसके लिए किसी संसद या किसी न्यायपालिका के पास उस संस्था को जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे संविधान सारी शक्तियां देता है। उन शक्तियों को मिलने के बाद भी अगर वो उस पर काम नहीं करते हैं तो ये उन लोगों की जिम्मेवारी है। अब राष्ट्रीय किसान आयोग में बैठ करके भी अगर वो किसानों के लिए काम नहीं करेंगे लोग, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इस किसान आयोग के लिए जो रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा वो यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप देखिए, ये जो संवैधानिक संस्था है यूपीएससी, ये जब एग्जाम कंडक्ट करता है और जब रिजल्ट आता है तो जिनका नहीं हुआ होता है उनको भी पूरी इज्जत होती है इसके रिजल्ट के, यूपीएससी के रिजल्ट के प्रति। कोई इनके रिजल्ट के कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड बॉडी है यूपीएससी। हमें राष्ट्रीय किसान आयोग को एक न्यायप्रिय, निष्पक्ष और आज़ाद संवैधानिक संस्था बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम सब एक आवाज़ में और पूरी दृढ़ता के साथ लीडर ऑफ द नेशन से ये अपील करते हैं कि इस संवैधानिक संस्था को 9 वर्ष पे भारत के किसानों को गिफ्ट किया जाए। और ये सब करने में प्रशासन के लोग भी आगे आए, क्योंकि ये जो समस्या ऐसी नहीं है जो प्रशासन के लोग नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा, जो भी लोग जज होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, जब ये नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो ये प्रशासन की कमियों को सबके सामने उजागर करते हैं, क्योंकि नौकरी में रहते हुए आप ऐसे भी प्रशासन के किसी भी कमी को उजागर कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है ये कमियाँ उन्हें पता नहीं है, उन सबको ये कमियाँ पता है। तो सभी को साथ आकर के किसानों के लिए सोचना होगा, और किसानों के लिए, भारत में 2/3 आबादी किसानों से, और उसके लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है जो उनके लिए काम करती हो। तो भारत के लिए एक संवैधानिक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया जाए, और इसके लिए हम सब मिलकर, हम देश के लीडर ऑफ द नेशन से एक आवाज़ में और पूरी दृढ़ता के साथ अपील करते हैं, और किसानों के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं, और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उस आवाज़ को बुलंद करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।